गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ मैं BRD सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BRD सर पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो पास आ रहे हैं, तो आप सभी लोग तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसय संयोजन यौगिकों को। तो बेटा उपसय संयोजन जो यौगिक है ये 12th क्लास केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 9 है। चलिए बेटा स्टार्ट करता हूँ उपसय संयोजन यौगिक को। तो साथियों, उपसय संयोजन यौगिकों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो उपसय संयोजन यौगिक हैं ये आखिर होते क्या हैं। तो साथियों, आपने लवण पढ़े होंगे, ठीक है ना। जो लवण आप सभी जानते हैं अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं, उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, है ना। तो आप अगर लवण नहीं जानते हैं, अम्ल नहीं जानते हैं, तो क्षार नहीं जानते हैं, तो चलिए हम डालते हैं एक नज़र अम्ल, क्षार और लवण पर, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अम्ल, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा पहले अम्ल के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे क्षार के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे लवण के बारे में, है ना। फिर लवण से हम लोग जानेंगे उपसय संयोजन यौगिकों के बारे में, है ना। तो बेटा अगर हम लोग बात करते हैं अम्ल की, तो इन्हें अगर मैं बेटा स्वाद के अनुसार बताऊं, किसके अनुसार, स्वाद के अनुसार, तो आप सब जानते हैं अगर मैं इन्हें स्वाद के अनुसार बताते हैं तो बेटा जो स्वाद में खट्टे यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। बात समझे ना, यानी कि वो यौगिक जो खाने में खट्टे हों तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और सर जो स्वाद में कैसे हो बेटा, कड़वे हों, स्वाद में कैसे हों, कड़वे हों तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो HCl जो हुआ वो एक प्रकार का अम्ल होता है, HNO3 भी बेटा एक प्रकार का अम्ल होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल ये भी एक प्रकार का क्या होता है, अम्ल होता है ना। आपने एसिटिक अम्ल यानी कि छिड़का देखा होगा आपने, कैसा होता है, खट्टा होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्षार की, तो बेटा जो स्वाद में कैसे हों, कड़वे हों, जैसे साबुन की बात करूं मैं, ठीक है, और साबुन सब जानते हैं NaOH कास्टिक सोडा और KOH से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं MgOH का होल ट्वाइस, इन्हें बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यहाँ पे कि बेटा अगर स्वाद के अनुसार अम्ल को बताएं तो आप कहोगे सर जो स्वाद में बेटा खट्टे हों उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, और जो स्वाद में आपके कड़वे होते हैं वो बेटा क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसा कि साबुन जानते हो, आप लोग नहाते हैं तो साबुन कभी कभी मुंह में चला जाए तो आपने देखा होगा बहुत कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं और पॉइंट बता सकते हैं आप लोग क्या, कि सर जिसकी pH जो वैल्यू है, बात समझे ना, जिसकी pH वैल्यू जो है वो बेटा 7 से अगर कम है ना, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और जिसकी pH वैल्यू अगर बात करता हूँ 7 से बेटा कैसी है, अधिक है ना, अगर 7 से बेटा अधिक है तो वो क्या होगा, आपका क्षार होगा। और बेटा 7 से अगर कम है मेरे साथ ही हो तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। बात समझे ना, यानी कि अगर हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर अगर जिसकी pH वैल्यू अगर 7 से कम आ रही है तो वो यौगिक जो होगा वो अम्ल होगा, और यदि इसकी pH वैल्यू जो है वो अगर 7 से अधिक आ रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे क्षार कहेंगे, है ना। अब pH जो स्केल है आप सब जानते हैं, इस पर 1 से लेकर बेटा 14 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं, है ना। और इसमें जो 7 होता है ये बेटा बेस आधार होता है। अगर 7 से कम कोई वैल्यू आती है तो उसे हम लोग कह देते हैं अम्ल, और 7 से अधिक कोई वैल्यू आती है तो उसे बेटा हम लोग कह देते हैं क्षार। और यदि किसी की वैल्यू 7 ही मान लो आ रही है तो वो ना तो अम्ल होगा ना ही क्षार होगा, तो वो मेरे साथियों कहलाएगा क्या, उदासीन। बात समझे ना, ठीक है ना। बेटा आगे पॉइंट आप बता सकते हो कि सर जो लिटमस पेपर की हम लोग बात करते हैं, लिटमस पेपर से अगर हम बात करते हैं, अगर कोई लिटमस पेपर नीला है मेरे साथियों तो उसे ये क्या कर देगा, लाल कर देता है। और अगर हम लोग बात करता हूँ क्षार की, तो ये लाल लिटमस पेपर को बेटा कैसे कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है ना। आप लिटमस पेपर जानते होंगे, ठीक है। तो जो लिटमस पेपर बेटा नीला होगा
तो अगर उस पर हम लोग अम्ल कोई डालते हैं तो बेटा कैसा हो जाता है, वो लाल हो जाता है। और अगर कोई लिटमस पेपर लाल हो तो अगर उस पर हमने क्या डाल दिया, क्षार डाल दिया, तो वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में ये है, ये एक नीला लिटमस पेपर है। अगर हम इस पर मेरे साथियों कोई अम्ल गिराते हैं तो ये नीले से कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है ना, देखो देख पा रहे हैं आप लोग, नीला है, चलेगा। तो इस पर हम कोई डालते हैं एसिड, ठीक है। ये देखो हमारे जो हाथ में है ये एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल होता है। तो अगर इस अम्ल को हम इस नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो इसका रंग जो है वो मेरे साथियों कैसा हो जाए, लाल हो जाए, है ना। तो चलिएगा देखो, बिल्कुल मेरे दोस्तों, देखो अभी ये कैसा था, नीला था, और अगर हमने इस पर एक अम्ल डाला तो इसका जो रंग है वो नीले से कैसा हो गया, लाल हो गया। तो हम कह सकते हैं सर ये जो हमारे हाथ में है ये क्या है, एक अम्ल है। बात समझ रहे हैं ना। अगर इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करता हूँ तो ये हमारे हाथ में एक पेपर है, ये कैसा है, नीला लिटमस, लाल लिटमस पेपर है। और इस लाल लिटमस पेपर पर अगर कोई हम क्षार डालते हैं, है ना, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्षार डालते हैं कोई, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में ये क्या है, एक क्षार है ना, जिस पर आपने देखा लिखा होगा सोप, साबुन। साबुन आप जानते हैं कैसा होता है, क्षार होता है। तो इस साबुन को हम लोग डालते हैं किस पर, इस लिटमस पेपर पर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसका रंग अभी कैसा है, लाल है। और देखिएगा इस पर हमने डाला कोई क्षार, है ना, और जैसे ही हमने इस पर क्या डाला, क्षार डाला, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे इसका जो रंग है वो बेटा कैसा हो गया, नीला हो गया। देखो इसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। तो आप सभी लोगों ने देखा है कि सर अगर कोई चीज़ अम्ल है, अगर हमने नीले लिटमस पेपर पे हमने इसे डाला तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और अगर कोई बेटा क्षार है उसे हमने लाल लिटमस पेपर पर डाला तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, जैसा कि आपने अभी देखा, है ना। अब क्या होता है कि जब ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं साथियों, लवण का, सही ना। और लवण जब दो या दो से अधिक आपस में मिलते हैं, बात समझे ना, यानी कि जो लवण होते हैं, जब लवण दो या दो से अधिक आपस में मिलते हैं तो योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक भी कह सकते हैं, है ना। जब लवण जो हैं वो दो या दो से अधिक मिलें, दो से अधिक, बात समझे ना, मतलब जो लवण है वो दो या दो से अधिक आपस में मिलें तो आणविक यौगिक, मॉलिक्यूलर कंपाउंड या योगात्मक यौगिक, इन्हें बोल सकते हो एडिशन कंपाउंड, क्या करते हैं, बनाते हैं। बात समझे ना, यानी आप कह सकते हो सर दो या दो से अधिक लवण आपस में मिलकर योगात्मक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और बेटा जो योगात्मक यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के यौगिक। बात करता हूँ दोनों की, एक की बात करता हूँ द्विक लवण, ठीक है ना, और दूसरे की बात हम लोग बेटा करते हैं उप सह संयोजन यौगिक की, ठीक है ना। इससे ही बेटा हम लोग कह देते हैं संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, ठीक है ना। उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हमने क्या बताया आपको, जो लवण होते हैं बेटा, जब दो या दो से अधिक लवण आपस में मिलकर, ठीक है ना, जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उन्हें योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहते हैं। ये आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक बात करता हूँ बेटा द्विक लवण, और दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं उप सहसंयोजन या संकुल यौगिक, है ना। देखिएगा द्विक लवण क्या होते हैं। द्विक लवण आपने देखा होगा कि अगर हम इन्हें जल में घोलते हैं, बात समझे ना, ये जो द्विक लवण हैं इन्हें हम लोग जल में घोलते हैं तो ये अपनी पहचान जो है वो क्या करते हैं, खो देते हैं, पहचान खो देते हैं,
बात समझे ना। तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, द्विक लवण। जैसे एग्जाम्पल की बात हम लोग करें तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, इसे पोटास एलम या फिटकरी भी कहते हैं। अगर मेरे साथियों इसे हम जल में घोलते हैं तो ये अपनी पहचान खो देता है। पोटास जो एलम है, अगर मैं इसे जल में घोलूँ तो ये अपनी क्या कर देगा, पहचान खो देता है। तो जैसे अगर हम जल में घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है। जैसे K है, SO4 है ना, और Al2 3 आयन। बात समझे ना। तो जैसे द्विक लवण क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो सर द्विक लवण वो लवण होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। दूसरी बात आती है उपसहसंयोजन यौगिकों की। तो जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं इन्हें हम जल में घोलते हैं। तो जल में घोलने पर क्या होते हैं, जल में घोलने पर क्या होता है कि यह अपनी पहचान नहीं खोते। बात समझे ना, पहचान नहीं खोते, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ऐसा योगात्मक लवण या ऐसा योगात्मक यौगिक, ठीक है ना, जिन्हें हम जल में घोलने पर अपनी पहचान नहीं खोते हैं, उन्हें उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे K4FeCN का होल 6, अगर बेटा हम इसे जल में घोलते हैं तो क्या होगा, ये आयन में तो टूटेगा, ठीक है ना, बात समझे ध्यान से, लेकिन ये अपनी पहचान नहीं खोता है। जैसा कि आप सभी लोग इसे देख पा रहे हैं, इसे हम लोग संकुल कहते हैं। तो ये बेटा जो है संकुल आपका FeCN का होल 6, और इस पर जो आयन है बेटा कितना आ जाएगा, 4 आयन। तो ये अपनी पहचान नहीं खोएंगे, तो है ना। तो आपने क्या बेटा जाना कि जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, लवण होते हैं। और जो लवण होते हैं ये अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं। जब दो या दो से अधिक लवण आपस में मिलते हैं तो योगात्मक यौगिक का क्या करते हैं साथियों, निर्माण करते हैं। और जो योगात्मक यौगिक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक द्विक लवण और दूसरा उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। द्विक लवण क्या होते हैं कि बे योगात्मक लवण, बात समझे ना, या आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर बे लवण जिन्हें जल में घुलने पर अपनी पहचान खो देते हैं उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। बात समझे ना। और अगर हम लोग बात करते हैं उपसहसंयोजन यौगिक की, तो बे योगात्मक लवण जिन्हें जल में घुलने पर अपनी पहचान नहीं खोते हैं उन्हें हम उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। और इन यौगिकों का अध्ययन, बात समझे ना, इन यौगिकों का जो अध्ययन है मेरे साथियों, इन यौगिकों की जो हम स्टडी करते हैं, इन यौगिकों के अध्ययन को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बात समझे ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसहसंयोजन रसायन कहलाती है। बात समझे ना, यानी उपसहसंयोजन यौगिकों के अध्ययन को ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसहसंयोजन रसायन कहते हैं। तो आप सभी लोग ने पढ़ा है कि उपसहसंयोजन यौगिक जो हैं वो क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है कि जो उपसहसंयोजन यौगिक हैं मेरे साथियों ये एक प्रकार के लवण होते हैं। जब दो या दो से अधिक लवण आपस में मिलते हैं तो योगात्मक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जो योगात्मक यौगिक बनते हैं मेरे साथियों ये दो प्रकार के होते हैं, एक द्विक लवण, दूसरा होता है उपसहसंयोजन यौगिक या कॉम्प्लेक्स या बोल सकते हो आप लोग संकुल यौगिक, या इंग्लिश में बोलेंगे तो आप लोग बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स यौगिक। अगर द्विक लवण की बात करता हूँ तो ये इन्हें अगर हम जल में घोलते हैं तो ये अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे पोटास एलम या फिटकरी, अगर फिटकरी को आप जल में घोलोगे तो ये अपने आयनों में टूटकर अपनी क्या कर देती है, पहचान खो देती है। अगर बात करता हूँ उपसहसंयोजन यौगिक, तो उपसहसंयोजन यौगिकों को अगर हम लोग जल में घोलते हैं तो जल में यह अपनी पहचान नहीं खोते हैं, है ना। तो इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक। और इनके अध्ययन को ही हम लोग बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसहसंयोजन रसायन कहते हैं। बात कंप्लीट हुई ना, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो उपसहसंयोजन यौगिकों के संबंधित जो शब्दावली आपसे पूछी जाती हैं, जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना।
तो आप सभी लोग हेडिंग डाल सकते हो, उपसहसंयोजन यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण, ठीक है ना, परिभाषाएं या शब्दावली। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। चलिए मेरे साथियों, आपने हेडिंग डाली होगी उपसहसंयोजन यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं या शब्दावली, है ना। तो शब्दावली में पहला नाम साथियों आता है संकुल का। किसका नाम आता है? संकुल का। उपसहसंयोजन यौगिक में जिसे बड़े कोष्टक के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? संकुल कहते हैं। संकुल में एक केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड उपस्थित होते हैं, और लिगैंडों, जितने लिगैंड बेटा उपस्थित होते हैं, बात समझे ना, उसे हम लोग उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। मैं बात क्या कर रहा हूँ कि सर संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु होगा और लिगैंड उपस्थित होते हैं, तो जितने लिगैंड उपस्थित होते हैं उसे हम लोग उप सह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब ये लिगैंड क्या होता है? बात समझे ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु को, बात समझे ना, ये बेटा एक धातु होती है और इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, बात समझे ना। और ये बेटा जो L हम लोग लिख रहे हैं, ये बेटा होता है आपका लिगैंड। क्या होता है लिगैंड? तो अगर हम लोग बात करता हूँ लिगैंड का, तो लिगैंड क्या होता है? ये है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम बोल सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। बात समझे ना, तो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो अगर ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो किसे देगा? धातु को। तो अगर हम लोग बात करता हूँ लिगैंड द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन युग्म जो प्राप्त करता है उसे हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। बात समझे ना। आप तो देखो मैंने डेफिनेशन बेटा यहाँ पे आपको उपसहसंयोजन संख्या भी बता दी आपको बेटा, हम लोग लिगैंड भी हम लोगों ने जान लिया बेटा, आपने केंद्रीय धातु परमाणु भी जान लिया और आपने संकुल के बारे में भी जान लिया। बात समझे ना। अगर आपसे पूछी जाए संकुल क्या होते हैं तो आप बताओगे उपसहसंयोजन यौगिक में बड़े कोष्टक के रूप में जिसे लिखा जाता है उसे संकुल कहते हैं। संकुल के अंदर एक केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड उपस्थित होते हैं। तो लिगैंड की जो संख्या है उसे हम लोग उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। और लिगैंड क्या होता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? देता है, उसे हम लोग लिगैंड कहते हैं। और जो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है उसे हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहते हैं। और दूसरी बात करता हूँ लिगैंड को, तो इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, दाता कहते हैं। बात समझे ना बेटा। ये मैंने देखो अभी शॉर्ट में आपको बताया है, मैं आगे इनकी परिभाषा भी कराऊंगा। और साथियों अभी हम क्या होगा यूट्यूब पे जो हैं हम आपको बिल्कुल ही इसी तरीके से बिल्कुल बेस पढ़ाऊंगा। और इसकी नोट्स बेटा आप लोग हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आपको इस तरीके की क्या दी जाएगी? नोट्स दी जाएगी। और इस नोट्स में जो भी हम पढ़ाएंगे मेरे साथियों वो एकदम बहुत अच्छे से सजा के लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो आप कॉल करके या आप लोग, ठीक है ना, मैसेज करके आप ये नोट्स ले सकते हैं, है ना।
डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर दे देंगे, उस नंबर पर आप लोग क्या करें, कॉल करें या मैसेज करें, है ना, यानी कि किसी भी जरिए आप लोग क्या करें, हमसे कांटेक्ट करके, ठीक है ना, ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे की क्लासें हम लोग कल पढ़ेंगे, आज पहली क्लास थी तो आज हम थोड़ा ही रखते हैं, तो आगे की जितनी भी चीज़ें होंगी वो आगे हम लोग क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही है। तो आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, वो YouTube के माध्यम से ही अपना रिवीजन और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो उन लोगों में क्या करें, ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, चलिएगा, गुड बाय आज के लिए।